हेलो स्टूडेंट। देखें कि जैसे मैंने आपको अपनी पहले वाली वीडियो में बताया था कि रिडक्शन यूनिफिकेशन क्या है, कि काफ़ी सारे जो फिनोमेना हैं उनको एक्सप्लेन हम कुछ लॉ से एक्सप्लेन करते हैं। तो वो था यूनिफिकेशन। ये प्रिंसिपल थे दो फिजिक्स के। जो आज का जो प्रिंसिपल सेकंड प्रिंसिपल है उसका नाम है रिडक्शनिज़म। ठीक है। तो रिडक्शनिज़म में सबसे पहले आपको समझना है कि क्या लिखा हुआ है, ये आप नोट भी कर सकते हैं। टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए, क्या करता है, एक्सप्लेन करता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए बिगर मोर कम्प्लेक्स सिस्टम। ठीक है। ये क्या है कि ये एक्सप्लेन करता है प्रॉपर्टीज़ जो है, काफ़ी बड़ा सिस्टम है और साथ में उसमें कम्प्लेक्स मोर कम्प्लेक्स सिस्टम, बड़े बड़े सिस्टम को एक्सप्लेन किया जाता है। तो यानी कि फ्रॉम प्रॉपर्टीज़ से हम ये समझते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कि वो जो सिस्टम है वो सिस्टम किसी कुछ ना कुछ पार्टिकल से बना होगा। जैसे आपको कुछ पार्टिकल्स का मैं नाम कुछ सिस्टम का नाम बताऊंगा तो फिर उसमें क्या है कि आपके दिमाग में क्या आएगा कि पार्टिकल्स से बना हुआ है। तो यानी कि वो पार्टिकल किस तरीके से बिहेव करते हैं ये सब हम इसमें रिडक्शनिज्म में देखेंगे। हम ये देख सकते हैं कि इट मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सिस्टम डिटरमाइंस द हाउ द सिस्टम, ये हमें बताता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमें बताते हैं कि हाउ द सिस्टम वर्क, यानी कि सिस्टम किस तरीके से काम करता है। तो हम देखें फॉर एग्जांपल, अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो ये है एग्जांपल एक आपके सामने। एग्जांपल है कि एसी जनरेटर, यानी कि ये क्या है, एसी जनरेटर। क्यों ये लिया गया है, क्योंकि अगर आपने 10th क्लास में पढ़ा है एसी जनरेटर तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको पूछूंगा अभी। तो देखें, मेरे दिमाग में आ गया एसी जनरेटर। ठीक है। तो फिर मेरे दिमाग में आएगा कि ये कैसे काम करता होगा एसी जनरेटर। तो ये तो हो गया सिस्टम, ये तो हो गया सिस्टम। एक एसी जनरेटर एक सिस्टम है, लेकिन ये काम कैसे करता है। फिर आपके दिमाग में आता है कि ये क्या होगा, ये जो बना होगा मैग्नेट से। ठीक है। फिर आपके दिमाग में आएगा इसमें तो ये भी होती है स्लिप रिंग, आप ये भी बोलते हैं इसमें स्लिप रिंग होती है। फिर आप बोलेंगे इसमें ब्रशेस होते हैं। फिर आप क्या बोलेंगे, इसमें कॉइल होती है। तो अब ये जो है ये पार्टिकल है। अब ये क्या है, ये पार्टिकल है। इनको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जिससे ये सिस्टम बना। तो यानी कि क्या है, एक बड़ी प्रॉब्लम को हमने क्या करा, ब्रेक करा छोटे छोटे पार्ट्स में। दैट इज़ कॉल्ड रिडक्शनिज्म। इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनिज्म में हमारे पास एक बहुत बड़ा सिस्टम था और उस सिस्टम के हमने पार्टिकल के बारे में स्टडी करी कि मैग्नेट का क्या काम है, स्लिप रिंग का क्या काम है, ब्रशेस का क्या काम है, कॉइल का क्या काम है। तो इस तरीके से हम ये रिडक्शनिज्म में पढ़ते हैं। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को हम ब्रेक करते हैं छोटी छोटी प्रॉब्लम। तो इस तरीके से ये रिडक्शनिज्म होगा। जैसे एक और एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे आपको बोला जाता है कि ये कोई पर्सन है, ठीक है, ये कोई पर्सन है, ये मूव करता है। तो आपके दिमाग में आएगा ये क्या है, एक सिस्टम है। ये क्या है, सिस्टम है। तो इस सिस्टम का नाम क्या है, कोई बॉडी है ये। तो ये जब चलता है तो अपने हाथ भी हिलाता है, अपनी टांगें भी हिलाता है। तो यानी कि इसके जो ये पार्ट्स हैं, हमको इनको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो हमने सिस्टम के बारे में देखा, फिर हमने उसके पार्टिकल की स्टडी करी। क्लियर हुआ। तो और एक और एग्जांपल मैं बताऊं आपको। एक और एग्जांपल है रिडक्शनिज्म की। जैसे ये कहीं दीवार, यानी कि यहाँ क्या है, ये दीवार है, हम बोलेंगे ये टारगेट है। हमने क्या करा, एक गन ली, ठीक है, और गन से क्या करा, फायर करा। ठीक है। गन का मास भी होता है, और जब ये फायर करने के बाद हम देखेंगे कि ये जो बुलेट है ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है। अच्छा, इसका मास क्या है, फिर ये मूव कर रही है तो इसकी मोमेंटम होगी।
फिर ये कितनी मोमेंटम से जाके इस टारगेट को स्ट्राइक करेगी यहाँ पे, तो फिर हम देखेंगे कितना डीप पेनिट्रेट करती है। तो ये सब क्या है कि हमने एक प्रॉब्लम को, एक सिस्टम था उसको छोटे छोटे पार्ट में हमने एक्सप्लेन करा। तो यानी कि ये क्या है, रिडक्शनिज्म। कि फिर हम उसकी मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे, हम देखेंगे वहाँ कितना फोर्स अप्लाई हुआ, हम देखेंगे कितनी चेंज इन वेलोसिटी थी। तो ये सब हम ऐसे पार्ट्स में क्वेश्चन करते हैं। तो समझ आया ना, दिमाग में तो यही आ रहा है कि बुलेट को फायर करा, फायर करने के बाद हमने ये देखना है कि वो बुलेट कितनी वेलोसिटी से जा रही है और कितनी वेलोसिटी से जाके उस टारगेट को हिट करेगी और देन उस टारगेट को पेनिट्रेट करेगी। तो ये सब हम जो कैलकुलेशन करते हैं ये रिडक्शनिज्म में आता है। और चाहें और भी आप देख सकते हैं, जैसे थर्मोडायनामिक फिजिक्स की ब्रांच है। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, सिस्टम का बिहेवियर पढ़ते हैं हम यहाँ पे, सिस्टम का बिहेवियर। और दूसरी तरफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम मॉलिक्यूल का बिहेवियर देखते हैं। अच्छा, दोनों में क्या फ़र्क है, थर्मोडायनामिक्स में भी तो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, लेकिन छोटे छोटे पार्टिकल के बारे में पढ़ना मुश्किल है, तो हम पूरे सिस्टम का बिहेवियर देखते हैं उसमें, ठीक है। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम क्या पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल के बारे में। तो मॉलिक्यूल कैसे बिहेव कर रहे हैं, तो ये समझ आया ना। तो यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम मॉलिक्यूल का बिहेवियर देखेंगे और यहाँ पे सिस्टम का बिहेवियर देखेंगे। तो ये सब किस में आता है, रिडक्शनिज्म में। आई होप कि आपको थोड़ा समझ आया हो। अगला टॉपिक है हमारा स्कोप ऑफ फिजिक्स। यानी कि स्कोप क्या है फिजिक्स का। स्कोप का मतलब ये होता है कि फिजिक्स की औकात क्या है, यानी कि हैसियत क्या है फिजिक्स की, सिंपल हम ऐसे ही बोल सकते हैं। तो स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या होगा, तो स्कोप में हम फिजिक्स को दो भागों में डिवाइड करते हैं। स्कोप को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। एक है आपको ये नोट करना है अपनी नोटबुक में, एक है मैक्रोस्कोपिक, एक है माइक्रोस्कोपिक। एक है मैक्रोस्कोपिक, एक है माइक्रोस्कोपिक। अच्छा, मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि इसको हम बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिकल फिजिक्स। और इसको हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। इसको हम क्या बोलेंगे, मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स बिफोर 1900 से पहले वाली फिजिक्स, और मॉडर्न फिजिक्स आफ्टर 1900 वाली। 1900 के बाद वाली फिजिक्स को हम मॉडर्न फिजिक्स बोलेंगे, और 1900 से पहले वाली फिजिक्स को हम क्लासिकल फिजिक्स बोलेंगे। जैसे पुराने गाने होते हैं उनको हम बोलते हैं क्लासिकल म्यूज़िक, तो ऐसे ही ये क्लासिकल फिजिक्स है। मॉडर्न मतलब नए नए ज़माने के गाने, तो ऐसी ही नई फिजिक्स है मॉडर्न फिजिक्स। क्लियर हुआ। तो इतनी स्पेस नहीं है, तो मैं एक एक पार्ट को आपको समझाऊंगा। तो देखें यहाँ पे इसके लॉ जो होंगे, माइक्रोस्कोपिक के जो लॉ होंगे वो यहाँ नहीं एप्लीकेबल होंगे, और इसके लॉ हम यहाँ नहीं लगा सकते। इसका मतलब मैक्रो का मतलब होता है कि फाइनाइट साइज, और इसका मतलब होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स। ये यहाँ जो आप पढ़ेंगे वो आपको दिखाई देंगे, यहाँ जो आप पढ़ेंगे वो दिखाई नहीं देंगे। उनके बारे में पढ़ना जो दिखाई नहीं देता है, ठीक है, नेक्ड आई से। क्लियर हुआ। तो अब हम पढ़ेंगे मैक्रोस्कोपिक क्या है। तो देखें हमने क्या करा, मैक्रोस्कोपिक को हमने इसको हमने क्या करा, चार पार्ट में डिवाइड किया। एक है मैकेनिक्स,
ठीक है। दूसरा है थर्मोडायनामिक्स, तीसरा है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, और फोर्थ है ऑप्टिक्स। ठीक है, तो यानी कि माइक्रोस्कोपिक में हम उनके बारे में पढ़ेंगे जो हमें दिखाई देते हैं, और वो जो आएंगे वो होंगे मैकेनिक्स में। तो मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, 1 डायमेंशनल मोशन हो गया, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, न्यूटन के लॉस, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, ये सब हमने किस में पढ़ना है, मैकेनिक्स। तो ये 11th का कोर्स है, ये आपका 11th क्लास का कोर्स है। थर्मोडायनामिक्स भी आपका 11th का ही कोर्स है। तो इसमें हम हीट के बारे में पढ़ेंगे, हीट की ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ हमने क्या पढ़ना है, हीट के बारे में। तो डायनामिक का मतलब होता है कि मोशन में। तो यहाँ पे थर्मोडायनामिक के फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ ये पढ़ाया जाएगा। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम पूरी थ्योरी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, डायनामिक का मतलब मोशन। तो यानी कि ये हमने, ये आपका 12th क्लास का सिलेबस है। ऑप्टिक्स में हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स में हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपका 12th में आएगा। क्लियर हुआ? तो कहने का मतलब है कि जो 11th एंड 12th की जो फिज़िक्स है ना, 12th का जो सिलेबस है उसमें आपको पूरी फिज़िक्स पढ़ाई जाएगी। पूरी फिज़िक्स, जितनी भी फिज़िक्स है सारी फिज़िक्स 11th और 12th में पढ़ाई जाएगी। तो उसके बाद जो आप फिज़िक्स पढ़ेंगे यही जो ऊपर ऊपर से पढ़ाई जाएगी आपको, लेकिन इसके बाद क्या होगा कि लेवल बढ़ता रहेगा। कंसेप्ट तो यही होगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, लेवल बढ़ता रहेगा इसका। तो इस तरीके से आपने ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है इसमें। मैक्रोस्कोपिक बताया मैंने, मैक्रोस्कोपिक, मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स और ऑप्टिक्स, ये मैक्रोस्कोपिक की ब्रांचेस हैं। क्लियर हुआ? उसके बाद हम पढ़ेंगे माइक्रो। तो देखिए माइक्रो में क्या आता है, माइक्रोस्कोपिक। तो माइक्रोस्कोपिक में हम पढ़ेंगे एटम के बारे में। ठीक है, फिर हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे इसमें। न्यूक्लियर फिजिक्स आएगी आपकी। फिर इसमें नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन का पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद नेचर ऑफ फोटोन भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे, आपने साथ साथ में नोट करना है। नेचर ऑफ फोटोन भी पढ़ाया जाएगा। फिर हम यहाँ पे पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो हम यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। एक तो हमें दिखाई नहीं देता, एटम कहाँ देखा हमने, एटम तो हमने किताबों में देखा है, या तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे उसको। तो एटम के बारे में पढ़ना है। फिर न्यूक्लियर फिजिक्स, फिर एटम को ब्रेक करेंगे तो न्यूक्लियर फिजिक्स। फिर नेचर, उसमें क्या होगा, एटम के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन जो होगा, अब उसका नेचर पढ़ना है, क्या वो वेव नेचर शो कर रहा है या पार्टिकल नेचर, ये हम पढ़ेंगे उधर। फिर नेचर ऑफ फोटोन, जब इलेक्ट्रॉन एक हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा तो एनर्जी रिलीज़ करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, दैट इज़ फोटोन। तो ये भी हम उधर ही पढ़ेंगे। देन सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे। कंडक्टर तो आपने पढ़ा है, इंसुलेटर पढ़ा है, लेकिन कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच के सबस्टेंस को हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। इसकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर से ज़्यादा होती है, कंडक्टर से कम होती है। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट्स होते हैं और ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ओबे नहीं करते हैं। तो समझ आया ये आपको स्कोप ऑफ फिज़िक्स क्या है। स्कोप तो फिज़िक्स का काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, तो देख लें। आपको यहाँ पे मैंने जो बताया है, कोई डाउट होगा तो वो पूछेंगे आप। देखें बच्चों, अब अगला टॉपिक है आपका, जैसे मैंने बताया स्कोप बताया, और उसके साथ ही लिखा होता है सिलेबस में स्कोप एंड एक्साइटमेंट। तो अब हमने देखना है एक्साइटमेंट क्या है फिज़िक्स की। तो देखिए जितना भी ये मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं, ये एनसीईआरटी की बुक से पॉइंट बनाए हैं मैंने, तो आप भी उसको पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम हो
सबसे पहले अगर किसी ने सोचा है तो नीट का एग्ज़ाम हो या जेई मेंस का एग्ज़ाम हो तो उसके लिए एनसीईआरटी को पढ़ना ज़रूरी है, तो मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा दूँगा, ठीक है। तो देखिए बाकी आपकी तैयारी साथ साथ में चलती रहेगी, पूरा डिटेल में पढ़ाऊँगा मैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स क्या है, मतलब कि इतने उत्साहित क्यों हैं हम फिज़िक्स पढ़ने के लिए। तो देखें सबसे पहले आपको बोला गया है कि मैंने बताया एप्पल का फॉल होना, पेंडुलम का स्विंग होना, मून का रिवॉल्व करना अराउंड द अर्थ, ठीक है, और जितने भी प्लैनेट हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द अर्थ, सॉरी जितने भी प्लैनेट हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन। और अगर आप देखते हो नाइट टाइम में इतने सारे स्टार्स हैं, तो कभी सोचो कि इनमें कोलिजन क्यों नहीं होता। तो यानी कि ये सब जो फिनोमेना हैं वो सब हम एक ही लॉ से एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि वो क्या है, यूनिफिकेशन। ये भी एक एक्साइटमेंट है, ठीक है, यूनिफिकेशन। फ्यू कंसेप्ट, कुछ कंसेप्ट हैं और लॉज हैं, कैन एक्सप्लेन वेरियस, यानी कि मैंने जितनी एग्जांपल बताई उनको एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। इमेजिनेटिव, ठीक है, इमेजिनेटिव न्यू एक्सपेरिमेंट, जैसे आपको पता है अभी ये कौन सा दौर चल रहा है, कोरोना का दौर चल रहा है। इसमें तो हर एक साइंटिस्ट जो हैं वो हर एक देश के क्या कोशिश कर रहे हैं, वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इमेजिन तो कर रहे हैं, ये करें वो करें, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। तो यानी कि यहाँ पे हम क्या करें, इमेजिनेटिव न्यू एक्सपेरिमेंट के बारे में। फिर उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ लॉ एंड कंसेप्ट टू बिल्ड डिवाइस, एप्लीकेशन ऑफ लॉ का हमने यूज़ करा और बनाए क्या, टू बिल्ड ए डिवाइस, ठीक है। तो यानी कि जैसे हम बोले लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज़ करके हमने पानी को रोका है डैम में, फिर वो पानी को हमने स्टोर किया पोटेंशियल एनर्जी, फिर वो वाटर सर्टन हाइट से आया तो काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी फिर टर्बाइंस को रोटेट करती है, मैकेनिकल एनर्जी। तो ये क्या है, कुछ लॉ का हमने यूज़ करके कुछ डिवाइस बनाए, ठीक है। फिर डेली लाइफ फिनोमेना कि क्यों कैसे हो रहा है ये सब, डेली लाइफ क्यों, वाई स्काई अपीयर रेडिश ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज, ये रोज़ होता है सुबह और शाम को, फिर ब्लू भी दिखाई देता है आपको। ये सब क्या है कि डेली लाइफ फिनोमेना, इसीलिए एक्साइटमेंट है फिजिक्स में। फिर प्रोडक्शन ऑफ फ्यूचर, जैसे आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से आपको जाना है, एक ऐसी जगह जाना है जिसका पता नहीं है, लेकिन आप क्या करते हैं, सर्च किस में करते हैं, फ़ोन में ऐप डाउनलोड करते हैं गूगल मैप में क्या करते हैं, आप उसका एड्रेस डालते हैं और वो आपको आगे का रास्ता बताता है, यानी कि फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है। तो प्रोडक्शन ऑफ फ्यूचर एग्जिस्ट बाय गूगल मैप, ये भी आप सब कुछ वहाँ पे लिख सकते हैं। तो समझ आया एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स क्या है, ये जो डेली लाइफ की, आपको रटाया नहीं करना, आपको समझ के लिखनी है चीज़ें। तो समझ आया ना, तो बार बार रिपीट नहीं करूँगा, आप ये वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। क्लियर हुआ ये, तो एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स।